Nmap टूल। सो Nmap टूल एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए सबसे बेस्ट एंड सबसे यूजफुल टूल है। आप कोई भी एथिकल हैकर या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पर्सन होगा या जो भी नेटवर्क पेन टेस्टिंग कर रहा होगा, अगर आप उसको पूछोगे तो Nmap टूल ये एक ऐसा टूल है कि वो यूज़ करेगा ही करेगा। एंड ये डे टू डे लाइफ में या जब भी आप कोई पेन टेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी नेटवर्क रिलेटेड या इवन कोई वेबसाइट रिलेटेड, तब भी Nmap टूल बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो ये एक सिक्योरिटी स्कैनर है। इट गिव्स वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में नेट डिस्कवर के बारे में देखा था कि उसने क्या किया था, हमें आईपी एड्रेस दे दिया था, मैक एड्रेस दे दिया था एंड जो मैक वेंडर का नेम था वो दे दिया था। तो उससे कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती थी कि ये कौन सा डिवाइस है। Nmap टूल में क्या होगा कि आपको मैक एड्रेस की डिटेल मिलेगी, आईपी एड्रेस भी मिला, उसके साथ साथ डिवाइस का नेम मिलेगा, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगी वो पर्टिकुलर डिवाइस में उसका भी बारे में भी पता चलेगा। सपोज कोई विंडोज़ लैपटॉप कनेक्टेड है तो लिख के आ जाएगा कि एक विंडोज़ करके लैपटॉप है जिसका मैक एड्रेस ये है एंड उसका आईपी एड्रेस ये है। उसके साथ साथ ओपन पोर्ट्स के बारे में भी पता चलेगा। तो ओपन पोर्ट्स क्या है, तो जैसे अपने लैपटॉप्स में यूएसबी पोर्ट होता है, एचडीएमआई पोर्ट होता है, पर वो एज इन हार्डवेयर में होता है। वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं जो 0 से लेके 65,535 तक होते हैं। 65,535 यानी टोटल 65,536 होते हैं, पर उसकी रेंज होती है 0 से लेके, 0 नंबर का भी पोर्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं 0 से 65,535 जितने लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं। ये क्या करता है कि सपोज आपका कंप्यूटर है, इसमें इतनी सारी प्रोसेसेस होगी जो अलग अलग, फॉर एग्जांपल एफटीपी प्रोसेस हो गई, फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई प्रोसेस चल रही है, कोई पाइथन की चल रही है, कोई वाईफाई रिलेटेड प्रोसेस चल रही है। तो सबको अलग अलग पोर्ट्स दिया होता है, लॉजिकल पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल जो एफटीपी सर्विस होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो पोर्ट नंबर 21 पे चलती है। जो एसएमटीपी होती है वो पोर्ट नंबर 25 पे चलती है। जब एचटीटीपी सर्विस होती है वो पोर्ट नंबर 80 पे चलती है। एचटीटीपीएस 8080 पे चलते। तो ये सारे लॉजिकल पोर्ट्स है कि जो असाइन किए हुए, तो सारे प्रोसेसेस के उसके अलग पोर्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो कम्युनिकेट करता है विद द नेटवर्क। सो किस डिवाइस में कौन सा पोर्ट ओपन है वो पता चल सकता है। फिर रनिंग सर्विस ऑन ओपन पोर्ट्स एंड देयर वर्जन्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई अपाची का सर्वर रन हो रहा है मेरे सिस्टम में, तो डेफिनेटली मेरा 80 वाला पोर्ट एंड 8080 पोर्ट ओपन होगा। क्यों? क्योंकि अपाची का वर्जन है जो सर्वर है उसमें एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट सेंड एंड रिसीव करने के लिए जनरली वो यूज़ होता है। तो अगर वो पोर्ट ओपन है तो हम क्या कर सकते हैं, वो पोर्ट की मदद से कौन सा वर्जन चल रहा है अपाची का वो फाइंड कर सकते हैं। अभी मान लो मेरे को पता चल गया कि ये पर्टिकुलर वर्जन है ये सिस्टम के अंदर कि जो अभी रन कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा गूगल पे जाऊँगा एंड उसका वर्जन लिखूँगा और वो वर्जन के अकॉर्डिंग जो वल्नरेबिलिटी है वो मैं सीधी फाइंड कर लूँगा। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न है। जैसे कि अगर कोई एक वेबसाइट है या फिर कोई एक डिवाइस है कि जिसमें पोर्ट नंबर 22 की जो SSH है, सिक्योर सेल, उसके लिए यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, एंड मेरे को पता चल गया कि ये SSH सर्विस है, मैं क्या करूँगा, कौन सा वर्जन चल रहा है वो मैं फाइंड करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे को पुराना वर्जन मिल गया कि जिसमें पासवर्ड हैश डंप की वल्नरेबिलिटी थी, तो मैं क्या करूँगा, वो एक्सप्लॉइट डायरेक्ट इसमें यूज़ कर लूँगा एंड जो पासवर्ड होंगे वो डंप कर लूँगा। तो अगर कोई ओल्डर वर्जन चल रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। एंड उसके साथ साथ पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज। Nmap के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट स्क्रिप्ट है एंड बहुत सारे अलग अलग एनोमेशन टेक्निक्स है, बहुत सारे अलग अलग टैग्स है कि जो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी मदद से कई सारी वल्नरेबिलिटी वो Nmap खुद फाइंड करके दे देगा। हम जो आगे की जो वीडियोस देखेंगे वेब सर्वर्स के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारी वर्डप्रेस की वल्नरेबिलिटीज़ होगी, एचटीटीपी के रिलेटेड भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी एंड और भी सारी, तभी हम और इसको डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप के बग्स हमें मिलते हैं। पर अभी आप इतना ध्यान रखो कि इससे हम बग्स भी फाइंड कर सकते हैं एंड कई सारी कस्टम स्क्रिप्ट्स भी हम रन कर सकते हैं।
सो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस नहीं मिलता, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कोई पर्टिकुलर नेटवर्क में जो डिवाइसेस है उसके रिगार्डिंग। सो ये था nmap टूल। तो अभी हम देखते हैं nmap टूल का यूसेज कि कैसे वो पूरा वर्क करता है। अपना काली लिनक्स मशीन ओपन करिए एंड nmap करके एंटर करें, तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टास्क रन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सपोज अभी तो हम क्या करेंगे, लोकल नेटवर्क पे रन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 192.168.0.1 या फिर 192.168.0.1 एंड /24 कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसे लिस्ट ऑफ फाइल है, जैसे मैंने बोला था कि ये सिर्फ नेटवर्क के लिमिटेड नहीं है, आप वेबसाइट्स भी स्कैन कर सकते हो। तो अगर मेरे पास 15, 20, 100, 500, 1000 वेबसाइट है, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल में उसका लिस्ट बना दूंगा एंड वो पूरी की पूरी फाइल ही nmap को दे दूंगा -il करके। तो nmap सारी की सारी वेबसाइट पर टन बाय टन जाएगा एंड और जो भी ओपन पोर्ट्स होंगे, जो भी वर्जन्स होगा, वो स्कैन करके आउटपुट देगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे हम और भी वेज है जिसकी मदद हम कर ले सकते हैं nmap के थ्रू एंड बग्स फाइंड कर सकते हैं। फिर ये पिंग स्कैन होता है कि इससे पिंग स्कैन होता है जिससे पता चलता है कि पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है वो अवेक है कि नहीं, वो सर्वर वो आईपी एड्रेस रनिंग है कि नहीं। उसके अलावा बहुत सारे स्कैन टेक्निक्स है। स्कैन टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ कि अभी हमें पता है कि हम पोर्ट स्कैन कर सकते हैं कि सपोज 0 से लेकर 65,535 है, तो कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा क्लोज है एंड कौन सा पोर्ट पे अगर ओपन है तो कौन सी सर्विस चल रही है। पर इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि विंडोज़ फायरवॉल हो गई या कोई पर्टिकुलर एंटीवायरस सर्विस हो गई, वो भी रनिंग हो सकती है वो रिमोट डिवाइस पे। तो वो क्या करेगा, इस तरह के ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होती है, जो फायरवॉल्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी इसको मिटिगेट करने के कॉन्फ़िगरेशंस एंटर किए हुए होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी स्कैनिंग टेक्निक्स होती है, जैसे -SS, इसको बोलते हैं स्टेल्थ स्कैन। तो ये क्या करेगा, सिर्फ हाफ हैंडशेक करता है टीसीपी का। लाइक टीसीपी हैंडशेक ऐसा होता है कि जो हमारा विक्टिम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि कोई भी डिवाइस हो, उसको मेरे को देखना हो कि उसका पोर्ट ओपन है कि नहीं। तो मान लो कि ये अटैकर का मशीन है एंड यहाँ पे हमारा विक्टिम है। तो अटैकर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा विक्टिम को, विक्टिम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स सेंड करेगा एंड फिर जैसे ही हमें पता चल गया कि ये पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, ये रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, वैसे ये क्या करेगा, एक और रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि ठीक है अभी ये पोर्ट ना क्लोज कर दो एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये रीसेट की या फिर फिनिश जो पैकेट है सिन फ्लैग का वो सेंड करता है। तो ऐसा जनरली प्रोसेस होती है। अब स्टेल्थ स्कैन में क्या होगा कि हाफ प्रोसेस ही होगी, यानी कि ये सिर्फ फर्स्ट इनिशिएट वाले पैकेट सेंड करेगा, जो हमारा विक्टिम होगा वो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा, पर हम उसको क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोज करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो गया, ये थर्ड वाला पैकेट। तो इसको स्टेल्थ स्कैन भी हम ऐसे कर सकते हैं। फिर यूडीपी स्कैन, तो जनरली दो टाइप के होते हैं, फॉर टीसीपी एंड यूडीपी। ये कुछ नेटवर्क के बेसिक टर्मिनोलॉजी है। टीसीपी में ऐसा होता है कि हर एक पैकेट का आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक डिवाइस है, सर्वर है, एंड यहाँ पे दूसरा है, सपोज क्लाइंट मान लो। अगर कोई भी पैकेट में इसको सेंड करूँगा तो ये जो विक्टिम है, जो दूसरा डिवाइस, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ ये मेरे को पैकेट मिल गया। उसको बोलते हैं टीसीपी पैकेट्स। हर एक चीज़ का एक्नॉलेजमेंट होता ही है। तो अगर कोई ऐसी सर्विस हो गई कि जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि वो पर्टिकुलर जो डेटा है या पैकेट है वो कंफर्म हो गया कि नहीं, तो उसके लिए टीसीपी यूज करते हैं। यूडीपी जो होता है, यूडीपी में हम लोग क्या करेंगे कि एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं यूडीपी को। तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा। सपोज ये एक यूजर है, यहाँ पे दूसरा यूजर है, इसको अगर कोई डेटा भेजना होगा तो ये ऐसे सेंड कर देगा, ये कोई रिस्पॉन्स में कोई डेटा नहीं भेजेगा कि वेदर ये पैकेट उसको मिला, नहीं मिला, लॉस्ट है, डैमेज्ड है, ऐसा कोई चीज़ या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़।
तो ये टीसीपी एंड यूडीपी है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे जो यूसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सोशल मीडिया जो है, जो सर्विसेज होती है, जो वीडियो कॉलिंग होती है, वॉइस कॉलिंग होती है, वो सब में यूडीपी यूज होता है। एंड और जो दूसरी सर्विसेज होती है जैसे कि एफटीपी हो गया, फाइल ट्रांसफ़र वगैरह, तो उसमें टीसीपी यूज होता है जनरली। उसका जो लॉजिक है उस हिसाब से वर्क करता है। तो ये बेसिक था, तो उसके अकॉर्डिंग हम टीसीपी स्कैन, यूडीपी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद पोर्ट रेंज, जैसे मैंने बोला कि 0 से लेके 65,535 तक होता है। तो हम डैश पी करके कुछ स्पेसिफिक पोर्ट भी रन कर सकते हैं, डैश पी करके बहुत सारे पोर्ट एक साथ भी रन कर सकते हैं, और यू करोगे तो उसको यूडीपी पोर्ट कंसिडर होगा, डिफॉल्ट टीसीपी होता है। तो ये सारे पोर्ट है। फिर डैश एफ करके फास्ट मोड स्कैन होगा। इससे क्या होगा कि सारे के सारे 65,535 पोर्ट स्कैन नहीं होंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जो टॉप के 100 पोर्ट्स होंगे ना, वही स्कैन करेगा। टॉप के 100 पोर्ट्स यानी कि एचटीटीपी पोर्ट हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, एफटीपी हो गया, एसएसएच हो गया, एसएमटीपी हो गया, कि जहाँ पे मेजरली सारी सर्विसेज रन होती है, वही स्कैन करेगा। एंड डैश वी फॉर वर्बस आउटपुट, डैश वी एस वी फॉर वर्जन डिटेक्शन। ओनली अगर डैश वी होता है तो वर्बस आउटपुट के लिए, डैश एस वी यानी वर्जन डिटेक्शन। जैसे मैंने बोला कि अपाची का सर्वर रन हो रहा है तो डैश एस वी करूँगा, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा वाला वर्जन रन हो रहा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद डैश ओ होता है, ओएस डिटेक्शन। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई डिवाइस में विंडोज ओएस डिटेक्ट होते हैं तो समझ सकते हैं कि वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है विंडोज़ का। तो ऐसे ओएस डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं। एंड जैसे एक और चीज़ मैंने बोली कि अगर फायरवॉल या आईडीज हो तो हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी एक जो सेंड पैकेट होगा उसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उसको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, उसकी फायरवॉल को लगेगा ये एक पैकेट नहीं है, 10, 15, 20, 1000 बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट है। तो हमारी फायरवॉल उस पैकेट को ब्लॉक नहीं करेगी। एंड अगर फायरवॉल या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो फिर भी हम पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। वैसा ही एक डैश डी करके डिकोय होता है, यानी हम फेक विक्टिम ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा फायरवॉल होगी उसको लगेगा कि ये जो दूसरा डिवाइस है वो स्कैनिंग कर रहा है। ऐसी बहुत सारी फायरवॉल इवेजन टेक्निक्स होती है, स्पूफिंग की टेक्निक्स होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर उसको आउटपुट कोई फाइल में स्टोर करना हो तो डैश ओ एन, जो नॉर्मल फाइल में स्टोर होगा, ओ एक्स करोगे तो एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये सारे अलग अलग टैग्स है कि और मेथड्स है जो यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम ये टूल को रन करते हैं। तो अगर मैं आई एफ कन्फिग करता हूँ तो मेरा आई पी एड्रेस है 192.168.1.47। तो अभी मैं क्या करूँगा, डैश एम डैश टी फोर डैश एफ 192.168.1.0/24, इसमें डैश टी फोर यानी क्या करेगा, ये फास्ट स्कैन करेगा। अगर डैश टी जीरो यानी सबसे स्लो स्कैन करेगा, इतना स्लो कि फायरवॉल को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे पैकेट्स आ रहे हैं, पर उससे बहुत टाइम जाएगा। और जैसे जैसे डैश टी जीरो से T1, T2, T3, T4 एंड हाईएस्ट होता है T5, जैसे जैसे अप करेंगे वैसे ये फास्ट फास्ट पैकेट सेंड करेगा, पर फायरवॉल को पता चल जाएगा कि ऐसा कोई पैकेट आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सा करना है। एंड मैंने यहाँ पे डैश एफ किया। डैश एफ क्या करेगा कि फास्ट की जो टॉप के 100 जो पोर्ट्स होंगे ना वही स्कैन करेगा, बाकी के पोर्ट स्कैन नहीं करेगा। तो उससे तो हमें जल्दी आउटपुट मिल गया कि इसने क्योंकि टॉप के 100 पोर्ट्स ही स्कैन करे। फॉर एग्जाम्पल हमें पहला जो रिजल्ट मिला ये मिला कि हमारे पास एक राउटर है जिसका मैक एड्रेस ये, जिसका आईपी एड्रेस ये है 192.168.1.1। ऑब्वियसली यही होगा, जो फर्स्ट वाला होता है वो में से राउटर का होता है। उसके अंदर मैंने बोला कि इसने टोटल 100 पोर्ट स्कैन किए, तो उसमें से 96 क्लोज थे उसमें, और 4 जो थे ना उसका आउटपुट ये है जो 4 है उसमें से जो ये 3 है 53 वाला, 80 वाला एंड 443 ये ओपन है, और जो 23 है फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड का मतलब ये हुआ कि ये क्लोज भी नहीं है, ओपन भी नहीं है। ये कोड की जो स्टेट है वो एंड पे डिसाइड नहीं कर पाया कि ये इसको क्लोज बोले या ओपन बोले। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि विक्टिम ने पोर्ट स्कैन की रिक्वेस्ट सेंड कर दी, पर इसने कोई पीछे रिस्पॉन्स ही नहीं सेंड किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया। तो एंड में कैसे फाइंड करेगा कि वेदर ये ओपन है कि क्लोज है।
अगर क्लोज होगा तो क्लोज के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, ओपन होगा तो ओपन के रिगार्डिंग। अगर कोई रिस्पॉन्ड ही सेंड नहीं किया तो उसको फिल्टर्ड कर देगा, यानी वो फाइंड नहीं कर पाया कि ओपन है या क्लोज है। तो ये जो हमारा फर्स्ट डिवाइस था उसका ये आईपी एड्रेस है एंड ये उसका मैक एड्रेस है, और कौन सी कंपनी का है तो ZTE करके कंपनी है उसका। वैसा ही आप अगर थोड़ा और जैसे देखते जाओगे तो एक और आईपी है 192.168.1.3 जिसका पोर्ट 22 ओपन है, SSH सर्विस ओपन है, एंड ये इसका मैक एड्रेस। एंड आप देखो तो ये एप्पल, तो ये जो मेरा एप्पल का मैकबुक है ये उसका आईपी एड्रेस है ना, उसके अंदर अभी SSH पोर्ट ऑन है। तो अभी इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे कि इसको कैसे एक्सप्लोइट करें, क्या करें। उसके बाद एक 1.10 पे एक डिवाइस है पर उसके सारे के सारे पोर्ट्स फिल्टर्ड है। उसके बाद एक और डिवाइस है 1.11 पे, तब जिसका डिटेल अभी अननोन है, हमें कोई इतना आइडिया नहीं है क्या है। उसके बाद 192.168.1.47 पे काली यानी हमारा काली वर्चुअल मशीन, एंड इसका हमने अभी आईपी एड्रेस देखा तो देखो 47 ही है। तो इस तरह से इसने पोर्ट स्कैन किए। तो ये था फास्ट पोर्ट स्कैन का। अभी सपोज मैं डैश एफ निकालूंगा ना तो ये डिफॉल्ट के जो टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करेगा। अभी 1000 पोर्ट स्कैन करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। एंड अभी एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, डैश कैपिटल ओ किसके लिए था, ओएस डिटेक्शन के लिए, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी ओएस रन हो रही है। उसके साथ साथ हम डैश एस वी करेंगे। एस वी क्या था, वी स्टैंड फॉर वर्जन डिटेक्शन, कि ये कौन सा वर्जन कौन सी जो सर्विस है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम इतनी चीजें रन करते हैं। एंड अगर इसको फाइल में स्टोर भी करना हो तो डैश ओ एन आउटपुट nmap.txt। तो अभी हमने ये कमांड रन किया है एंड ये क्या करेगा, जो भी डिवाइसेस मिलेंगे उसको उसका ओएस डिटेक्शन करेगा, वर्जन डिटेक्शन करेगा, एंड उसका जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट nmap.txt फाइल में स्टोर करेगा। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने हमें बहुत ही ज़्यादा आउटपुट दिया है, तो अभी इसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि ये सारे पोर्ट्स ओपन है, अभी हमें वर्जन भी मिल गया कि पावर डीएनएस रिकर्जर का 4.1.2 वाला वर्जन है, मिनी वेब सर्वर का 1.0 वाला वर्जन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा इंटरनेट पे सर्च कर सकता हूँ कि मिनी वेब सर्वर 1.0 एक्सप्लॉइट, तो कोई बग होता तो मिल जाएगा। उसके बाद उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रही है, तो इसने आइडेंटिफाई किया कि वो जो राउटर है उसके अंदर लिनक्स बेस्ड सिस्टम होगी। तो देखो आपको ओएस की डिटेल मिल रही है कि कौन सी सिस्टम है, क्या है, डिवाइस का टाइप क्या है, तो ब्रॉडबैंड राउटर, तो हाँ सही है, ब्रॉडबैंड राउटर है। तो देखो आपको जैसे जैसे ज़्यादा आप डिटेल में देखोगे उतनी आपको ज़्यादा विक्टिम के अकॉर्डिंग डिटेल्स मिल रही है। उसके बाद सपोज ये था मैक ओएस, अपना मैकबुक एयर है, तो उसकी आपको डिटेल मिल रही है कि पहले पता था कि SSH पोर्ट है, अभी पता चल रहा है कि ओपन SSH 8.6 है, प्रोटोकॉल 2.0। सो आप देख सकते हो, अगर मेरे को इसको एक्सप्लोर करना तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा एंड सर्च करूँगा ओपन SSH 8.6 प्रोटोकॉल 2.0 एक्सप्लोइट, तो मेरे को एक्सप्लोइट मिल जाएंगे, पर करंटली ये लेटेस्ट वर्जन में। एंड इसके साथ इसने एग्रेसिव ओएस डिटेक्शन से पता लगा कि ये मैक ओएस 10.13 हाई सीरिया यूज़ कर सकता है या फिर कैटेलिन हो सकता है और iOS वर्जन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ये कितना % श्योर है। उसके बाद ये और भी सारे डिवाइसेस है एंड उसके रिगार्डिंग डिटेल्स है। एंड जैसे कि हमने इसका आउटपुट था वो आउटपुट nmap.txt में स्टोर किया था, तो अगर मैं कैट आउटपुट nmap.txt करके एंटर करूँगा तो मेरे को ये सारे के सारी डिटेल मिल जाएगी कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो इस तरह से हम nmap का यूज़ करके हम लोग बग्स भी फाइंड कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा कि ये जो मैकबुक है उसके अंदर SSH पोर्ट ओपन है, तो चलो हम SSH पोर्ट को ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का, एंड कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि आप मैकबुक के अंदर हम एंटर कर पाए। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए अगर मेरे को किसी भी सर्विस से SSH से कनेक्ट होना हो तो उसके लिए सपोज मैं SSH एंटर करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरे को डेस्टिनेशन चाहिए होगा, IP एड्रेस एंड एक्सेट्रा। अगर इसके आप मैन्युअल पढ़ोगे, मैन्युअल SSH, तो देखोगे आपको दिखेगा कि ओपन सोर्स
SSH रिमोट लॉगिन क्लाइंट टूल है, एंड ये जो अलग अलग टैग्स है उसका आप यूज़ कर सकते हो, IPv4 है, IPv6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्यू दबा के एग्जिट आ जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, हमारे डिवाइस से कनेक्ट होना है। तो SSH में कैसे करेंगे, SSH फिर यहाँ पे हमारा जो विक्टिम होगा उसका यूजर नेम, यानी कि जो डिवाइस होगा उसका यूजर नेम। अभी यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरा नेम प्रणव है, या फिर ये जो डिवाइस यूज़ कर रहा है उसका नेम प्रणव है, इतना पता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इसका IP एड्रेस। तो मैं को इसका IP एड्रेस क्या है, ये 192.168.1.3। तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस एंटर कर दूंगा, यस, ठीक है। अभी ये पासवर्ड मांगेगा। अगर जो यूज़र है उसने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या कोई भी, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा वे कौन सा है, ब्रूट फोर्सिंग। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे MSF कंसोल के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे, जो SSH होता है रिमोट सर्वर, जो सिक्योर सेल है, उसकी बहुत सारे वर्ड लिस्ट के अगेंस्ट में चेक करेंगे, सारे यूनिक पासवर्ड्स वगैरह ट्राई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एंड ब्रूट फोर्स के थ्रू हम लोग SSH लॉगिन हो गया, FTP लॉगिन हो गया, वो सब हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी ये SSH हो गया, चलो, पर अभी मेरे को पासवर्ड कैसे करूँ। तो अभी मेरे को पता है कि इसका पासवर्ड 1234, एंड मैं एंटर करता हूँ। तो देखो मैं ये सिस्टम के अंदर आ गया, लिख के आ गया प्रणव प्रणव मैकबुक है। अगर मैं LS करता हूँ तो ये मेरे मैकबुक की सारी फाइल्स आ गई। अगर मैं PWD करता हूँ तो यूजर प्रणव, ठीक है, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर सिस्टम लॉक करता हूँ तो सारे लॉग्स हो जाएंगे। फिर अगर और भी जो कमांड्स होते हैं, जैसे मैं कहीं और किसी डायरेक्टरी में मूव कर सकता हूँ, जैसे अगर मेरे को बाहर की और डायरेक्टरी में जाना हो तो जा सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो कमांड्स है वो मैं रन कर सकता हूँ। अगर अभी मान लो कोई और आपके नेटवर्क में ऐसा कोई डिवाइस होता कि जिसमें SSH अनेबल होता, SSH अनेबल होता, एंड वो लॉग्ड इन होता, एंड उसका अगर ऐसा कोई पोर्ट ओपन होता तो आप क्या करते, आपको उसका नेम तो पता ही होता ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद क्या करते, तो पासवर्ड के लिए आप ऐसे जो बेसिक पासवर्ड होते हैं वो ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा एक और चीज़, जैसे मैंने बोला कि वर्ड लिस्ट हो गया, डिक्शनरी अटैक हो गया, वगैरह वगैरह ऐसा, तो वो भी फाइंड कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक Nmap टूल कितना पावरफुल हो सकता है इसके लिए। एंड इसके अंदर तो एक और चीज़ है, जैसे अगर मैं डैश डैश स्क्रिप्ट करता हूँ तो Nmap के अंदर बिल्ड इन बहुत सारी स्क्रिप्ट है। HTTP यूजर एनुमरेशन हो गया, SSH यूजर एनुमरेशन, FTP एनुमरेशन, SQL पासवर्ड डंप हो गया, विंडोज़ की वल्नरेबिलिटीज होगी, इसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट है। मैं वो स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ डैश डैश स्क्रिप्ट लिखना है एंड स्क्रिप्ट का नेम। तो अभी एक वल्न करके स्क्रिप्ट है जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज़ होती है जनरली। तो अभी इसमें तो सारे के सारे सिस्टम जो है अप टू डेट ही है, तो अब मे भी कोई ऐसे बग जनरली मिलेंगे नहीं इसके अंदर। पर हम जो फ्यूचर में जो लैब्स देखेंगे, जो वेब सर्वर देखेंगे, उसमें ऐसे बग्स होंगे, तो आप ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। अगर कोई वर्डप्रेस वेबसाइट हो तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट की रख दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बग्स मिल जाएंगे। सो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए आउटपुट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अभी जो अवाही पैकेट डोज जो CV 2011-1002, यानी 2011 में एक वल्नरेबिलिटी लॉन्च हुई थी इसके UDP पोर्ट के ऊपर, तो ये अभी ट्राई कर रहा है कि ये वो पर्टिकुलर बग इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एंड होस्टल और अब तो नॉट वल्नरेबल। तो अभी जो हमारे सिस्टम है वो वल्नरेबल नहीं है, कि जैसे कि मैंने बोला कि अभी सारे के सारे सिस्टम अप टू डेट ही है, सारे पैचेस इंस्टॉल्ड ही है, तो अभी कोई वल्नरेबिलिटी मिलेगी नहीं। पर जो हम फ्यूचर में जो लैब्स देखेंगे एंड उसमें जो डिफरेंट वेब सर्वर्स एंड वेबसाइट देखेंगे, उसमें बहुत सारे बग्स होंगे, और उस टाइम पे ये Nmap टूल बहुत काम में आएगा। तो Nmap सिर्फ नेटवर्क स्कैनिंग के लिए नहीं है,
पर उससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। वेबसाइट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए भी यूज़ होता है। उसमें बहुत सारे बग्स वगैरह हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से। कई सारी हिडन फाइल्स हम ढूंढ सकते हैं, हिडन डायरेक्टरीज भी फाइंड कर सकते हैं। सो एनमैप सिर्फ नेटवर्क के लिए नहीं, पर और भी बहुत सारे चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर हम वेट करते हैं ये स्कैनिंग खत्म हो उसका। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्कैनिंग खत्म हो गया है। एंड अगर अभी हम देखेंगे यहाँ पे, तो स्क्रॉल अप करते हैं एंड इसने डिफरेंट बग्स फाइंड करने का ट्राई किया है। कि जैसे कि जो हमारा राउटर था उसमें पॉसिबल ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का ट्राई किया है, बट इट्स शो कि नॉट वल्नरेबल, तो ये नहीं है। उसके अलावा इसने जो पोर्ट्स जो ओपन थे, सपोज 53 पोर्ट ओपन था, तो इसने लिख किया है कि ये वल्नरेबल है, पावर डीएनएस रिकर्जर, ये वल्नरेबिलिटी है एंड ये वल्नरेबिलिटी की आईडी है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी वल्नरेबिलिटी जो होती है ना, जो उसकी एक इंडेक्स मेंटेन होती है एंड हर एक बग का एक यूनिक आईडी होता है। जैसे ये 2022 में बग पब्लिश हुआ था। अगर उसमें जो फर्स्ट वाला बग होता है उसको 01 कहते हैं, फिर 2, फिर 3, ऐसे उसमें जो 10,030 वाला जो था, जो नंबर का बग लॉन्च हुआ, ये ऐसे करके उसका नेमिंग कन्वेंशन हुआ। तो आप ये देख सकते हो कि इतने सारे बग्स इसने प्री डिफाइन ही पहले से ही निकाल दिए, हमें उतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद एक SSL पूलिंग इन्फॉर्मेशन लीकेज बग है जो वल्नरेबल है इससे, जो कि उसकी CVE है। आपको अगर इसके बारे में जानना तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये CVE कॉपी करो, गूगल पे एंटर करो एंड फाइंड करो उसके एक्सप्लॉइट, एंड आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। फिर ये एक SSH ओपन पोर्ट है, तो उसके अंदर भी इसने इतने सारे बग्स वगैरह निकाले हैं कि ये 2021 41617 वाली वल्नरेबिलिटी है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, आप देख सकते हो, उससे ये वल्नरेबल है। तो हम देख सकते हो कि सिर्फ सिंपल एक छोटे से कमांड से भी हमने कितनी सारे वल्नरेबिलिटीज एंड कितने सारे बग्स हमने फाइंड कर दिए। तो ये था पूरा का पूरा Nmap टूल, कि कैसे हम Nmap टूल का यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे मैन इन द मिडल अटैक एंड ARP स्पूफिंग के बारे में।